हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK2 एजुकेशन में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 में केमिस्ट्री का ऑफिशियल मॉडल पेपर। जो ये केमिस्ट्री का मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड ने जारी किया है, बिहार बोर्ड सभी सब्जेक्ट का ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी करती है। तो इस मॉडल पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। इसमें सभी का करेक्ट आंसर रहेंगे, किसका क्या होगा और कैसे होगा, वो किस तरह से सही होगा, हम लोग का पढ़ा हुआ आ रहा है कि नहीं हमारे मॉडल पेपर में। तो चलिए फाइनली मॉडल पेपर को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिए गए हैं कि NaCl रावा में Na प्लस कितने Cl माइनस आयनों से घिरा होता है। ये जो Na प्लस होता है ये कितने Cl माइनस से घिरा होता है, तो ये 6 Cl माइनस से घिरा होता है। Na प्लस कितने माइनस Cl से घिरा होता है, तो 6 माइनस Cl से घिरा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक दिया सलाई की ज्यामितियाँ होती हैं। दिया सलाई जो कि देख सकते हैं इस सभी तरह से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो दिया सलाई की ज्यामितियाँ कैसी होती हैं, तो दिया सलाई की जो ज्यामितियाँ होती है ऑर्थोरम्बिक होती है। कैसी? ऑर्थोरम्बिक होती है दिया सलाई की। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि एन गोले वाले सीमित पैकेज में अष्टफलक रिक्तियों की संख्या होती है। अष्टफलक रिक्तियों की संख्या पूछा गया है। अष्टफलक रिक्तियों की संख्या पूछा गया है तो एन हो जाएगा। अगर यही अष्टफलक की जगह रहता चतुष्फलक तो चतुष्फलक रहता तो 2n होता, लेकिन हमें अष्टफलक पूछा गया है तो एन हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष में रावा के घनत्व में कमी आती है। किस प्रकार के दोष में रावा के घनत्व में कमी आती है, तो फ्रैंकल दोष या शॉर्ट की दोष। किस प्रकार के दोष में रावा के घनत्व में कमी आती है, तो शॉर्ट की दोष में रावा के घनत्व में कमी आती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। सभी का करेक्ट आंसर मैं आप लोग को बता रहा हूँ। सभी ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। चलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो में अगर कोई भी डाउट हो, अगर कुछ भी कहीं भी कोई समस्या हो, तो आगे कोई भी PDF नोट्स के लिए आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। चलिए आगे मैं आपको बता दूं, निम्नलिखित में से कौन आदर्श विलयन बनाता है। इनमें से कौन है जो कि आदर्श विलयन बनाता है, तो आदर्श विलयन कौन बनाता है, तो टोलीबेंजीन C6H6 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टोलीबेंजीन। चलिए आगे देखते हैं। आगे 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 0.1 MH3PO4 विलयन की सामान्यता क्या है। इसकी सामान्यता क्या होती है, जब इसकी सामान्यता हम लोग चेक करेंगे तो इसकी सामान्यता हम लोग जब निकालेंगे तो इसकी सामान्यता होती है 0.3n 0.3n। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी तनु घोल के अणुसंख्या गुणधर्म निर्भर करता है। किसी तनु घोल के अणुसंख्या गुणधर्म किस पर निर्भर करता है, तुल्य की प्रकृति पर, घोलक की प्रकृति पर, तुल्य की अणुओं की संख्या पर या घोलक की अणुओं की संख्या पर। तो ये किस पर निर्भर करती है, तो जो यहाँ दिया गया है कि अणुसंख्या तनु घोल का अणुसंख्या गुण निर्भर करती हैं। तो जो ये गुण निर्भर करती हैं, घुल्य मतलब विलेय होता है और घोलक मतलब विलायक होता है। तो हमें यहाँ घुल्य पूछा गया है, तो घोल मतलब घोल जो हो गया जाएगा घुल्य अणुओं की संख्या होती है। क्या होते हैं, तो घुल्य अणुओं की संख्या होती है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्न में से किसका प्रसरण दाब सबसे अधिक होता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर किसका प्रसरण दाब सबसे अधिक होता है, तो CaCl2 का सबसे अधिक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि एक फैराडे की विद्युत धारा को किसी अम्ल के तनु घोल में प्रवाहित करने पर एसटीपी पर क्वेश्चन में दिए गए हैं एसटीपी पर हाइड्रोजन गैस का आयतन मुक्त होता है। इसमें जब हम हाइड्रोजन गैस का आयतन निकालेंगे एसटीपी पर, देखिए एसटीपी पर जब हम हाइड्रोजन गैस का आयतन निकालेंगे तो 11 से 20 ml निकलेगा। कितना? 11 से 20 ml आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि तन्यता बढ़ाने पर किस विद्युत अपघटनी घोल का मोलर चालकत्व, किसी अपघटनी घोल का मोलर चालकत्व क्या होता है, बढ़ता है या घटता है या स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो क्या होता है, तनुता बढ़ाने पर किसी भी विद्युत अपघटनी घोल का मोलक चालकता जो होती है वो बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 11 नंबर क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस यहाँ पर दिया गया है प्लस 0.763 वोल्ट है। तो इसका मानक अवकरण विभव यहाँ पर ऑक्सीकरण विभव दे दिया गया है प्लस में है, तो हमें मानक विभव बताना है। तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस वाला हो जाएगा हमारा सी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लैम्डा NaCl बराबर होता है
NaCl बराबर होता है, तो NaCl बराबर जो हो जाएगा तो लेमडा Na प्लस हो जाएगा और Cl माइनस हो जाएगा, प्लस में लेमडा Cl माइनस हो जाएगा, जो कि देख सकते हैं लेमडा Na प्लस और Cl में माइनस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्न में से कौन द्वितीयक सेल है, इनमें से कौन द्वितीयक सेल है हमें बताना है। तो द्वितीयक सेल कौन सा है, तो द्वितीयक सेल आप लोग को बता चुके हैं लेड स्टोरेज बैटरी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, लेड स्टोरेज बैटरी द्वितीयक सेल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है। तो आप लोग जानते हैं किसी भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो निर्भर करता है टेम्परेचर पर निर्भर करता है, जो कि ताप पर निर्भर करता है। तो टेम्परेचर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताप पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया दिए गए हैं, तो प्रथम कोटि की आप लोग को बता चुके हैं कि समय के पावर इनवर्स होता है, जो कि टाइम के पावर इनवर्स होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन दिए गए हैं कि किसी अभिकारक के आरंभिक सांद्रता की दुगुना कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया का अर्ध आयु भी दोगुना हो जाती है, तो इसकी अर्ध आयु भी दोगुना हो जाती है। तो अभिक्रिया में कौन सी कोटि है, तो अभिक्रिया में कौन सी कोटि है, यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से समझिए। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता दोगुना कर दिया जाता है तो अभिकारक की अर्ध आयु भी दोगुनी हो जाती है, तो इसमें कौन कोटि है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए इनमें से कौन सही है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया जब दिया जाएगा तो T हाफ अल्फा A डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन दिए गए हैं कि अधिशोषण वह घटना है जिसमें कोई पदार्थ, अधिशोषण वह घटना है जिसमें कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ की सतह पर जमा हो जाता है, दूसरे पदार्थ के पिंड के अंदर प्रवेश करते हैं, दूसरे पदार्थ के नजदीक रहते हैं, दूसरे पदार्थ के ऑक्सीकृत एवं अवकृत करते हैं। तो अधिशोषण वह घटना है जिसमें दूसरे पदार्थ के सतह पर जमा हो जाता है, क्या, दूसरे पदार्थ के सतह पर जमा हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि स्वप्रेरक वह पदार्थ हैं जो उत्प्रेरक वह पदार्थ हैं जो प्रतिफल का साम्य सांद्रण को बढ़ाता है, अभिक्रिया के साम्य सांद्रण में बदल देता है, साम्य अवस्था प्राप्त करने में के समय को घटा देता है। तो यह साम्य अवस्था के प्राप्त करने के समय को घटा देता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया कि लायोफिलिक कोलाइड अस्थायित्व का कारण होता है, लायोफिलिक कोलाइड का अस्थायित्व का कारण क्या होता है। तो लायोफिलिक कोलाइड आपको जब भी देखने को मिले लायोफिलिक कोलाइड के अस्तित्व का कारण, तो एक कणों पर आवेशित होना होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। गोल्ड संख्या जुड़ा होता है, तो गोल्ड संख्या किससे जुड़ा होता है, लायोफिलिक कोलाइड से या लायोफोबिक कोलाइड से। दो ऑप्शन आप लोगों को दे रहे हैं, लायोफिलिक कोलाइड से या लायोफोबिक कोलाइड से। तो गोल्ड संख्या जो जुड़ा होता है लायोफोबिक कोलाइड से जुड़ा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गया है कि सल्फाइड अयस्कों को प्रायः सांद्रित किया जाता है, सल्फाइड अयस्कों को प्रायः किससे सांद्रित किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में यह क्वेश्चन छपने वाला है, बिल्कुल फिक्स ये क्वेश्चन छपने वाला है। कई बार पूछ भी दिया है बोर्ड एग्जाम ने, तो यह बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें से जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन उसमें पूछा जाएगा आपके फाइनल एग्जाम में। तो यहाँ पर दिए गए हैं सल्फाइड अयस्कों को प्रायः सांद्रित किया जाता है, तो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्ष जटिल निर्माण विधि द्वारा होता है, इनमें से किस धातु का निष्कर्ष जटिल निर्माण विधि द्वारा होता है। तो आर्जेंटल के द्वारा होता है, AG आर्जेंटल हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रक्षेत्र शोधन विधि का उपयोग किया जाता है, प्रक्षेत्र शोधन विधि का उपयोग किया जाता है। तो प्रक्षेत्र शोधन विधि का जो उपयोग किया जाता है तो अत्यंत विशुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए, क्या करने के लिए, अत्यंत विशुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, प्रक्षेत्र शोधन विधि का। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि लोहे के निष्कर्षण में जो धातुमल प्राप्त होता है, लोहे के निष्कर्षण में जो धातुमल प्राप्त होता है वह है, लोहे के निष्कर्षण में जो धातुमल प्राप्त होता है वह क्या है। तो कैल्शियम सेलिफेट हो जाएगा, कैल्शियम सेलिफेट, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है
कि नाइट्रोजन का निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड जो अनुचुंबकीय होता है, नाइट्रोजन का निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड अनुचुंबकीय होता है। तो नाइट्रोजन में जैविक पूछ दिया जाए तो नाइट्रोजन में Na2 हो जाए है जो कि अनुचुंबकीय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं। फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था, तो फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था होती है -3 से +5। -3 से +5 क्या होती है? फास्फोरस की -3 से +5 होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय है? कौन सा ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय होता है? दो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसी दो में से करेक्ट आंसर है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। तो कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय होता है? तो सबसे अधिक अम्लीय होता है Na2O5। Na2O5 होता है सबसे अधिक अम्लीय। चलिए अगला क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है कि फार्मिक अम्ल सांद्र से अभिक्रिया कर बनाता है। फार्मिक अम्ल सांद्र से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो फार्मिक अम्ल जब सांद्र से अभिक्रिया करता है तो CO बनाता है। क्या? CO बनाता है। चलिए आगे 30 नंबर क्वेश्चन दिए गए। 30 नंबर क्वेश्चन है कि सल्फर के अणु होते हैं। काफी इजी क्वेश्चन दिए गए कि सल्फर के अणु होते हैं। तो सल्फर के अणु क्या होते हैं? तो सल्फर के अणु कैसे होते हैं? तो अष्टफलकीय होते हैं। सल्फर के अणु अष्टफलकीय होते हैं। S8 अष्टफलकीय होते हैं सल्फर के अणु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि Cu का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो Cu इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो 3D9 4s2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 एक आ जाएगा तो 3D10 4s1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि लेंथेनाइट तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। लेंथेनाइट तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो N-2 F0 में से -14 N-1 D0 NS² होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन एबिटनाइड नहीं है? इनमें से कौन एबिटनाइड नहीं है हमें बताना है। तो कौन? क्यूरियम या कैल्शियम, यूरेनियम या टर्बियम। तो टर्बियम नहीं है। तो टर्बियम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 33 का। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है? इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है? 34 नंबर क्वेश्चन में कौन प्रतिचुंबकीय है? 4 ऑप्शन आपके सामने, तो इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। 34 नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे हम 35 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं कि Fe2 + Z = 26 के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? तो Fe2+ है। तो Fe2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है 4 होती है। कितना? 4 होती है। अगला क्वेश्चन दिया है K3FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालिएगा। K3 में K3 दिए गए हैं, FeCN6 दिया गया है, तो इसमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या 3 हो जाएगा। Fe की ऑक्सीकरण संख्या 3 होता है। यह देखिए कितना इजी क्वेश्चन। सभी लिगेंड है। सभी लिगेंड क्या है? इसका जवाब आप लोग को देना है। सभी लिगेंड क्या है? तो सभी लिगेंड क्या है? तो लेविस भस्म होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। लेविस भस्म होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जटिल आयन की संरचना है। जटिल आयन की संरचना है। तो जटिल आयन की संरचना कैसी है? तो जटिल आयन की संरचना वर्ग तलीय होती है। जटिल आयन की वर्ग समतलीय होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे 39 नंबर क्वेश्चन दिया गया है विटामिन B12 में रहता है। विटामिन B12 जो कि बायोलॉजी में आप लोग भी पढ़े हैं, विटामिन B12 में रहता है। तो विटामिन B12 में क्या रहता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट मिलता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन काफी इजी है कि निम्नलिखित में किसका शून्य द्विध्रुव गुण होता है? इनमें से किसका द्विध्रुव गुण शून्य होता है? तो किसका द्विध्रुव गुण शून्य होता है हमें बताना है। तो CCl4 का द्विध्रुव गुण शून्य होता है, CCl4 का। चलिए आगे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित में कौन जेम्स का हाइड्रोलाइड है? इनमें से कौन जेम्स डाइलेहाइड है? इनमें से कौन जेम्स डाइलेहाइड है? तो जेम्स डाइलेहाइड पूछा जाए जिसमें 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन किस में जुड़े हैं? तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे 42 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित में किस में क्लोरोफॉर्म बनता है? किससे क्लोरोफॉर्म बनता है? तो क्लोरोफॉर्म किससे बनता है? तो मेथेनॉल से भी बनता है। लेकिन क्लोरोफॉर्म आसानी से कैसे बनता है?
तो प्रोपेन टू ऑल से बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एल्कील हैलाइड के उपयोग निम्नलिखित में से किसे बनाने में होता है। एल्कील हाइलाइड का उपयोग निम्नलिखित में किससे बनाने में होता है। तो एल्केन को भी बनाने में, एल्कीन को भी, एल्कोहल को भी, तो इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी के बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित में कौन सेकेंडरी एल्कोहल का निरूपित करता है। इनमें से कौन सेकेंडरी एल्कोहल को निरूपित करता है। तो सेकेंडरी एल्कोहल हमें सी में 2H चाहिए, तो यहाँ पर दे सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि अनाज एल्कोहल निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है। अनाज एल्कोहल किसका सामान्य नाम है। तो अनाज एल्कोहल किसका सामान्य नाम है। तो एथिल एल्कोहल का सामान्य नाम है अनाज। C2H5OH जो होता है एथिल एल्कोहल होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कर निम्नलिखित में से कौन एल्केन बना सकता है। इनमें से कौन एल्केन बना सकता है हमें बताना है। तो कौन एल्केन बना सकता है। तो एथेनॉल बना सकता है, जो कि एथेनॉल आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, एथेनॉल बना सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि अभिक्रिया है। एक अभिक्रिया हमारे सामने दिए गए हैं, कौन सा अभिक्रिया है हमें बताना है। तो अभिक्रिया को देख सकते हैं RCOCl+H2 यहाँ प्रोड दिए गए हैं। RCHO+HCl को कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं रेजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं रेजेनमुंड अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है कि एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से जो प्राप्त होता है एक अम्ल प्राप्त होता है। क्या है, अम्ल प्राप्त होता है। तो अभी तक हम लोगों ने टोटल देखा 49 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन केनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। इनमें से कौन केनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है, जो कि काफ़ी VVI क्वेश्चन है। इनमें से कौन केनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है 49 नंबर क्वेश्चन। तो एसिल्डिहाइड का केनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यूरोट्रोपिन निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर बनता है। यूरोट्रोपिन निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर बनता है। तो किसकी अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर बनता है। तो फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र ईस्टर को व्यक्त करता है। इनमें से कौन ईस्टर को व्यक्त करता है। हमें बताना है इनमें से कौन ईस्टर को व्यक्त करता है। RCOOH ईस्टर को व्यक्त करता है, RCOOH। चलिए आगे दिए गए हैं फॉर्मिकल्डिहाइड में निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभेद किया जाता है। तो इनमें से किसके द्वारा विभेद किया जाता है। तो किसके द्वारा विभेद किया जाता है। NaHCO3 के द्वारा विभेद किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि 53 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सबसे सबल अम्ल है। इनमें से कौन सबसे सबल अम्ल है। तो सबसे सबल अम्ल होता है Cl2CHOOH होता है, जो कि सबसे सबल अम्ल होता है। निम्नलिखित में से कौन सबल अवकारक होता है। सबल अम्ल नहीं, हमें बताना है सबल अवकारक कौन होता है। तो सबल अवकारक कौन होता है। तो मेथेनोइक अम्ल होता है, जो कि सबल अवकारक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल में सीधे प्राइमरी एल्कोहल से अवकृत किया जा सकता है। सीधे प्राइमरी एल्कोहल से अवकृत किया जा सकता है। तो किसमें। तो LiAiH4 में किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सेकेंडरी एमीन है। सेकेंडरी एमीन हमें देखना है, इनमें से कौन सेकेंडरी एमीन है। तो इनमें से सेकेंडरी एमीन चूज करना है। तो देख सकते हैं सेकेंडरी एमीन यहाँ पर देख सकते हैं 2 एमीन हो जाएगा। तो सेकेंडरी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेकेंडरी एमीन। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया कि मेथिल आइसोसाइनेट का अणु सूत्र है। मेथिल आइसोसाइनेट का अणु सूत्र क्या होता है। मेथिल आइसोसाइनेट जब भी पूछा जाए तो CH3CNO होता है मेथिल आइसोसाइनेट, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से किसके जलांश से प्राइमरी एमीन बनता है। किसके जलांश से प्राइमरी एमीन बनता है। तो प्राइमरी एमीन बनता है एल्कीन आइसोसाइनेट के जलांश से। किसके जलांश से। तो एल्कीन आइसोसाइनेट के जलांश से प्राइमरी एमीन बनता है।
चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एमीन में नाइट्रोजन परमाणु का परसंकरण है। एमीन में नाइट्रोजन परमाणु का परसंकरण क्या होता है? तो sp3 होता है। आप लोग को कई बार क्लास में करा चुके हैं कि एमीन में नाइट्रोजन परमाणु का परसंकरण sp3 होता है, कई बार कराए हैं और गेस भी कराए हैं ये क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए कि सुक्रोज का जलान से प्राप्त होता है। सुक्रोज जलान से प्राप्त होता है। सुक्रोज के जलान से क्या प्राप्त होता है? सिर्फ ग्लूकोज या ग्लूकोज एवं गैल्क्टोज एवं ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज प्राप्त होता है। क्या? तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एस्कोकॉर्बिक अम्ल है। एस्कोकॉर्बिक अम्ल क्या है? एक विटामिन है या एंजाइम है या प्रोटीन है या एमीन है? तो ये एक विटामिन है। एस्कोकॉर्बिक अम्ल क्या है? तो यह एक विटामिन होता है। चलिए आगे क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सेल अनुवांशिकी चित्रण को दर्शाता है? इनमें से कौन सा सेल अनुवांशिकी चित्रण को दर्शाता है? तो डीएनए जो है अनुवांशिकी चित्रण को दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि साबुन है। काफी इजी क्वेश्चन है। साबुन क्या है? तो साबुन वसा अम्लों के लवण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक कौन है? तो प्राकृतिक बहुलक कौन है? प्राकृतिक बहुलक प्रोटीन होता है, जो कि एक प्रकार के प्राकृतिक बहुलक होता है। सबहुलक का उदाहरण है। सबहुलक का उदाहरण कौन सा है? तो सबहुलक का उदाहरण कौन सा है? तो नाइलॉन 6 जो हो जाएगा सबहुलक का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है। संघनन बहुलीकरण का उत्पाद है। संघनन बहुलीकरण का उत्पाद है। तो संघनन बहुलीकरण का उत्पाद कौन सा हो जाएगा? तो सेम वही नाइलॉन 6 जो होता है संघनन बहुलीकरण का उत्पाद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटीपायरेटिक के रूप में किया जाता है? एंटीपायरेटिक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो पैरासीटामोल आप लोग जानते हैं एंटीपायरेटिक, जो कि ठंडा करने के लिए किया जाता है, जो कि दवा का नाम है। इनमें से कौन सा एंटीपायरेटिक के रूप में होता है? तो पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है एंटीपायरेटिक के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि टाइफाइड के इलाज के लिए एक एंटीबायोटिक का उपयोग होता है। टाइफाइड के उपयोग के लिए एंटीबायोटिक का उपयोग होता है। तो टाइफाइड के उपयोग के लिए जो एंटीबायोटिक का उपयोग होता है क्लोरेमनीफेनॉल, क्लोरएमनीफेनिकॉल होता है। क्लोरएमनीफेनिकॉल का उपयोग किया जाता है टाइफाइड के इलाज में। चलिए आगे क्वेश्चन है। भोपाल हादसे में दो विषैली गैस निकली थी, वह है। भोपाल हादसा में जो विषैली गैस निकली थी वह क्या है? तो विषैली गैस निकली थी CH3NCO होता है, जो कि भोपाल गैस में निकला था। गैमेक्सीन है। गैमेक्सीन क्या है? तो गैमेक्सीन क्या है? गैमेक्सीन एक बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है, जो कि गैमेक्सीन है। तो अभी तक हम लोगों ने टोटल बायोलॉजी केमिस्ट्री के 70 में 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 70 में 70 राइट आंसर, 70 नहीं हम लोग 69 देखे हैं। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ा है, जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप PDF नोट्स लेना चाहते हैं 9th 10th 11th 12th का, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए 8969831773। इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे में नंबर भी आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर, तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिए। आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का PDF नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।